Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. So आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें क्या अप्रोच लगानी चाहिए, किस तरीके से आपको अप्रोच यूज करना है ताकि आप अच्छा परफॉर्म करें। देखो, सभी को पता है कि किसी भी क्वेश्चन को आप करते हो ना, उसको करने के लिए आप दो तरह के अप्रोचेस लगा सकते हो। एक बेसिक अप्रोच होती है जो जेनरिक मेथड होता है, जो सभी स्टूडेंट्स यूज करते हैं। एक होता है उसी जो बेसिक मेथड है उसमें कुछ एक ऐसे चेंजेस कर दिए जाएं ताकि आप क्वेश्चन को बेसिक मेथड से जितने टाइम में बनाएंगे उससे जल्दी बना लें। ठीक है, तो सही अप्रोच लगाना एग्जाम के टाइम पे बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के सेशन में हम लोग यही बात करने वाले हैं विद एग्जाम्पल्स। मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आप एक सही अप्रोच लगा सकते हैं। बेसिक मेथड से करेंगे तब आप कैसे आपका टाइम ज्यादा लगेगा, और उसी में अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप उस चीज को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे सही अप्रोच लगाकर। जो मैं आपको एग्जाम्पल्स देने वाली हूँ। अब देखो, ये जो आपके सामने क्वेश्चन है ये एक सीरीज का क्वेश्चन है जिसमें आपको देखो क्या दिया गया है। आपको दिया गया है, लेटर्स दिए गए हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं लेटर्स दिख रहे हैं, सिंबल्स दिख रहे हैं। आपको एक सीरीज दिया गया है। ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन है जिसमें आपको लेटर्स, नंबर्स दिए गए हैं और साथ में आपको क्या दिए गए हैं, सिंबल्स दिए गए हैं। तो ऐसे में आपको क्या अप्रोच यूज करना चाहिए जब इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको दोनों मेथड से बताऊंगी, जो आपका बिल्कुल जेनरिक मेथड है और उसी में अगर थोड़ा सा आप ट्रिक्स को याद कर लोगे तो आप उसको जल्दी बना सकते हो। अब कैसे, देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में वो आपसे पूछता है which of the following element will be sixth to the right of 12th from the right hand। पूछता है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जो सिक्स्थ टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, यानी कि जो राइट एंड से आपका जो 12th एलिमेंट है। पहले मैं बेसिक मेथड बता रही हूँ जिससे स्टूडेंट्स जनरली सॉल्व करते हैं। ठीक है, 12th फ्रॉम द राइट एंड से जो 12th एलिमेंट है। ठीक है, राइट एंड से 12th एलिमेंट कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12th एलिमेंट है राइट एंड। देखो, ये होता है आपका राइट मोस्ट एंड, ये होता है आपका लेफ्ट, यानी कि ए जो है ये कौन से एंड पर है, लेफ्ट मोस्ट एंड पर है, और एन जो है वो आपका राइट मोस्ट एंड पर है। ठीक है, तो अब उसने क्या बोला, 12th फ्रॉम द राइट एंड से जो 12th एलिमेंट है ना उसके 6th राइट पर कौन है, उसके 6th राइट पर। तो अब क्योंकि देखो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से, सभी को नॉर्थ फेसिंग माना जाता है जनरली। ठीक है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग आगे अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो इसका 6th राइट, यानी कि फर्स्ट राइट ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये के जो हो गया ये क्या हो गया, 6th राइट हो गया। तो इस मेथड से आपने किया, बेसिक मेथड से सॉल्व किया। क्या किया, उसने बोला, यानी कि जैसा जैसा वो बोलता गया आप वैसा वैसा करते गए। आपने देखा 12th फ्रॉम द राइट एंड, 12th फ्रॉम द राइट एंड आपने देखा कौन सा परसेंट है। उसके बाद उसने बोला है 6th टू द राइट, उसके 6th राइट पर, तो हमने 6th राइट देखा तो क्या निकला, के निकला। ठीक है, ये बेसिक मेथड था। अब मैं आपको एक अप्रोच बता रही हूँ, ये एक एक्चुअली ट्रिक है। ठीक है, जिसको आपको यूज करना है। क्या ट्रिक है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है आंसर क्या आना है, क्या आया है। अभी इसे फिर से करते हैं। देखो, उसने आपको यहाँ पर राइट और राइट का कॉम्बिनेशन मिला आपको, यानी कि दो सेम, या राइट का कॉम्बिनेशन मिला है आपको। ठीक है, और आपको राइट का कॉम्बिनेशन मिलता है, आपको लेफ्ट का कॉम्बिनेशन मिलता है। ये जब दोनों आपको कॉम्बिनेशंस मिलते हैं तो आपको क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, याद रखना है। अभी इससे देखना आपको एक स्टेप कम हो जाएगा। बेसिक मेथड में आपने क्या किया, पहले 12th देखा, फिर उसके बाद उसका 6th राइट पर गए, आपने 2 स्टेप्स किए। यहां पर आपका सिर्फ एक ही स्टेप में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कैसे, और देखो क्लर्क प्रीलिम्स में, पीओ प्रीलिम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, दोनों राइट दिखे, सब्ट्रैक्ट करना किसको, नंबर्स को। 12th और 6th, 12 में से 6 घटाओगे 6 आएगा, तो यानी कि अब आपको देखना एंड में राइट एंड बोला गया है ना, राइट का कॉम्बिनेशन था, तो राइट एंड से 6th नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आ गया के। कितना आसान था। यहां पर बेसिक मेथड से आपको 2 स्टेप्स लेकर चलने पड़े, और जो मैंने आपको मेथड बताया सिंपल एक ट्रिक है छोटी सी। जब आपको छोटी सी चीज याद रखनी है, राइट लेफ्ट यानी कि सेम का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो सब्ट्रैक्ट करोगे, पर अगर ऑपोजिट का मिलेगा, यानी कि राइट लेफ्ट मिलेगा या फिर लेफ्ट राइट मिलेगा, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका एडिशन हो जाएगा। इसको भी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। इस केस में आपको ऐड करना होता है और सिमिलर के केस में आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है।
हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल से इसे सीखेंगे। पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी 8th टू द लेफ्ट ऑफ 7th फ्रॉम द राइट हैंड। क्या कहता है, देखो पहले मैं बेसिक मेथड से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ, उसके बाद में आपको ट्रिक बताऊंगी कि किस तरीके से आपको यूज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी 8th टू द लेफ्ट ऑफ, ठीक है, पूछ रहे कौन सा एलिमेंट होगा 8th लेफ्ट पर ऑफ 7th फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से जो 7th एलिमेंट है, ठीक है, राइट हैंड से 7th एलिमेंट, पहले यही देखो राइट हैंड से 7th एलिमेंट बेसिक मेथड, 2 स्टेप्स लगेंगे इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सॉल्व करने में। 7th देखोगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7th है ये इंटरजेक्शन, ठीक है, ये इंटरजेक्शन वाला सिंबल है, ये है 7th। अब उसने पूछा है 8th लेफ्ट पर, उसके 8th लेफ्ट पर 7th ये था, ठीक है, इंटरजेक्शन वाला सिंबल, उसके 8th लेफ्ट पर, तो 8th लेफ्ट पर जाना है। देखो नॉर्थ फेसिंग है, राइट जाओगे इस साइड, लेफ्ट जाओगे इस साइड, तो लेफ्ट जाओगे तो कौन सा होगा ये 8 लेफ्ट पर 1 2 3 4 5 6 7, ये वी हो गया आपका 7th। तो आंसर क्या है आपका वी है। 2 स्टेप्स लगे, पहले आपने देखा 7th फ्रॉम द राइट हैंड, 7th था ये वाला सिंबल, फिर उसने बोला था उसके 8th लेफ्ट पर कौन होगा, कौन सा एलिमेंट 8th लेफ्ट पर होगा जो राइट हैंड से 7th है, तो 8th लेफ्ट पर हमने 8th लेफ्ट पर देखा तो वी था। इसमें 2 स्टेप्स लगे, अब इसी को हमने सिंगल स्टेप में करना है। कैसे करना है, देखो आपको मिला यहाँ पर राइट हैंड, यहाँ पर मिला लेफ्ट, ठीक है, राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन मिला। मैंने आपको बोला है जब ऑपोजिट का कॉम्बिनेशन मिलता है तो इस केस में आपको एडिशन करना होता है, तो ऐड कर दो सिंपली। 8 एंड 7 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 15 आएगा, ठीक है, 8 और 7 को ऐड करोगे तो 15, यानी कि आपको 15th एलिमेंट देखना है और कुछ देखना ही नहीं है। 15th एलिमेंट देखना है, कहां से देखना है वो आपको देखना है। यहाँ पर एंड में उसने क्या बोला है, फ्रॉम द राइट हैंड बोला है ना, तो राइट हैंड से 15th एलिमेंट, तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ नाइन्थ 10th 11th 12th 13th 14th एंड 15th, ठीक है, ये टी है। लास्ट में हमने जो बेसिक मेथड किया था वहां पर शायद हमने 7th लेफ्ट कर दिया होगा, इसीलिए मिस्टेक हो गया होगा, फिर से देख लो। 8th और 7th बोला है, 8th और 7th का 8 और 7 को आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा 15 आएगा। 15 देखना है फ्रॉम राइट हैंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यस टी आएगा, ठीक है। बेसिक मेथड में हमने कुछ मिस्टेक किया होगा, 7th राइट की जगह पर 6th राइट ले लिया होगा या फिर यहाँ पर 7th कर दिया होगा, इसीलिए वो कम हो गया था, ठीक है। इस तरीके से करना है। सिमिलरली देखो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने आपसे पूछा है, Which of the following element will be 5th to the left of 9th element from the left hand। अब देखो आपको कॉम्बिनेशन किसका मिला, लेफ्ट और लेफ्ट, लेफ्ट का कॉम्बिनेशन मिला है, यानी कि आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेफ्ट का कॉम्बिनेशन मिला है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब देखो क्या है 9th और 5th, 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 आएगा। कौन से एंड से देखना है, देखो फ्रॉम द लेफ्ट एंड बोला है उसने, तो लेफ्ट एंड कौन सा है आपका, ये है 1 2 3 4, यानी कि ये 4th एलिमेंट कौन सा है 3 है, तो यहाँ पर जिस ऑप्शन में आपको 3 मिलेगा उसे आप क्या करेंगे, टिक करके आएंगे, ठीक है। तो चलिए ये था कि जो ऐसे सीरीज वाले आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, सीरीज वाले क्वेश्चंस में आपको क्या अप्रोच रखना है, ये छोटी सी ट्रिक है जिसको याद रखना है। आगे वाले क्वेश्चंस में देखेंगे कि उनके लिए क्या अप्रोच यूज करना है ताकि आप क्वेश्चंस को जल्दी कर सके, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, देखो ये भी सीरीज नहीं, ये आपको क्या है, नंबर्स दिए गए हैं, नंबर्स के बेसिस पर आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। Following questions are based on 5 numbers given below, 5 नंबर्स दिए गए हैं। स्टडी द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, दिखते आसान है, नो डाउट होते भी आसान है, पर ये क्वेश्चंस कई बार ना बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग बन जाते हैं अगर आप इसको बिल्कुल बेसिक मेथड से और जिस तरीके से वो जो बोलता जाता है आप उसको वैसा बनाते जाते हो, टाइम ज्यादा लगता है। थोड़ा सा ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें अप्रोच बहुत मैटर करता है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि किस तरीके से करें। मैं आपको सिखाऊंगी बेसिक मेथड जिस तरह से स्टूडेंट सोच सकते हैं और आपको किस तरीके से करना चाहिए ताकि आप इस क्वेश्चन को जल्दी बना सके, दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोलता है इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट इज इंटरचेंज, अगर पोजीशन चेंज कर दी जाए फर्स्ट और थर्ड डिजिट की, ठीक है, पहला और तीसरा डिजिट उनकी जो पोजीशन है उसको इंटरचेंज किया जाए, एंड देन आफ्टर रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट के बाद 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट। देखो रीअरेंजमेंट के बाद में जो फर्स्ट डिजिट बनेगा ना उसमें से आपको क्या करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है।
तो पूछता है विच नंबर विल बी द हाईएस्ट नंबर, कौन सा नंबर हाईएस्ट नंबर बनेगा, ये पूछा है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि एक कोई नॉर्मल स्टूडेंट जो है, ठीक है, वो नॉर्मली क्या सोचेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, कि उसने जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा करेगा। उसने बोला फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करो, वो क्या करेगा, देखो हमारे नंबर्स ही हैं, मैं इसको नीचे नोट कर रही हूँ, 438 275 521 734 129, ये नंबर्स दिए गए हैं। फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करोगे 834 बनेगा, फिर 572 बनेगा। अब देखो इसमें कितना टाइम जाएगा, 437 बनेगा, 921 बनेगा। अब उसने बोला है रीअरेंजमेंट के बाद, देन आफ्टर रीअरेंजमेंट 1 इज सब्ट्रैक्टेड, आपको एक सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट। पहला डिजिट इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बनेगा, फिर इसमें से 5 में से करोगे 472 बनेगा, यहां से 025 बन जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा आपका 337 बन जाएगा, 921 का 821 बन जाएगा, क्योंकि फर्स्ट डिजिट में से हमको 1 सब्ट्रैक्ट करना है। और उसने पूछा कौन सा नंबर हाईएस्ट बनेगा ऐसा करने के बाद, तो आपने देखा हाईएस्ट नंबर कौन सा बना है, ये बना 821, हाईएस्ट नंबर 821, यानी कि किससे बना 1 to 9, तो ये वाला हो जाएगा 1 to 9, इसका आंसर हो जाएगा। ये देखो क्या था, बेसिक मेथड था, कितने स्टेप्स लगे, फर्स्ट थर्ड को पहले आपने इंटरचेंज किया, फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज किया, उसके बाद में आपने सब्ट्रैक्शन वाला जैसा जैसा उसने बोला सब्ट्रैक्ट किया फर्स्ट डिजिट में से, ठीक है, रीअरेंजमेंट के बाद ये किया आपने। तो अब इससे आपको टाइम लगा, अब मैं जो बता रही हूं उसको ध्यान से देखना। अब आपको क्या करना है, लगना वही, देखो इसमें कोई ट्रिक नहीं लगनी, जैसे पिछले वाले में अभी ट्रिक लगी थी ना कि राइट का कॉम्बिनेशन मिला, यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, पर यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, अब एक चीज देखो, आपके पास ये नंबर्स हैं 438 275 521 734 129, ये नंबर्स दिए गए हैं। उसने बोला है कि फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करना है। आपको देखो इस क्वेश्चन में ना पेन भी नहीं उठाना और आप इसको सोल्व कर सकते हो, फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करना है। ठीक है, अब एक चीज समझो, कोई भी नंबर हाईएस्ट या फिर स्मॉलेस्ट कब होता है, ये डिपेंड करता है जो आपका ये फर्स्ट डिजिट होता है। 3 डिजिट नंबर है ना, तो इसमें ये जो फर्स्ट डिजिट है, ठीक है, ये हमेशा डिटरमाइन करता है कि आपका नंबर बड़ा है, सेकंड हाईएस्ट है या फिर सबसे छोटा है, वो जो बोलता है ये बताता है ना, यही डिफाइन करता है, फर्स्ट डिजिट बताता है कि आपका नंबर हाईएस्ट होगा। तो आपको पता है, ठीक है, कि आपको यहाँ पर फाइनली यहाँ पर जो होगा ना, ये बताएगा कि हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा। आपको पता है कि फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज करने की जरूरत ही नहीं है आपको। क्यों जरूरत नहीं है, देखो आप सीधा क्या करो, यही चेक कर लो, 8, ठीक है, 5 1 4 9, आपने थर्ड नंबर देखा, ये देखो कि थर्ड नंबर हाईएस्ट किसका है, थर्ड डिजिट, क्योंकि थर्ड डिजिट ही तो फर्स्ट डिजिट बनने वाला है, इंटरचेंज करना है, थर्ड डिजिट आपका फर्स्ट बनने वाला है, तो थर्ड डिजिट को देखो और देखो सबसे हाईएस्ट कौन सा है, सबसे हाईएस्ट 9 है, ये आंसर होगा सीधा, ऐसे ही पता चल गया। अब उसने बोला 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, इसका कोई जरूरत ही नहीं थी। देखो अगर 1 सब्ट्रैक्ट करना है, उसने ये तो नहीं किसी एक नंबर में से बोला है कि राइट हैंड से जो सेकंड नंबर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है या फिर कुछ ऐसा, उसने बोला सभी में से ही करना है, तो सभी में से करोगे तो कितनी ऑब्वियस सी बात है। देखो इंटरचेंज करने के बाद यही नंबर फर्स्ट पर आएगा, 4 1 पर फर्स्ट डिजिट बनेगा, यहाँ पर ये फर्स्ट डिजिट बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा, ये बनेगा, इसी में से ही फर्स्ट डिजिट में से तो 1 सब्ट्रैक्ट करना है, जरूरत नहीं है क्योंकि सभी में करना है। देखो सोच के, ये तो सोचने की बात है ना, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 7 आएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 8 आएगा, सभी में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो हाईएस्ट वाला हाईएस्ट रहेगा, इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिले दिमाग लगाना है, सिर्फ ये देखना है कि आपको थर्ड डिजिट, उसने बोला फर्स्ट थर्ड को इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने पूछा हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर का मतलब क्या है कि आपको ये 3 डिजिट नंबर है, ये डिपेंड करता है, ये वाला आपको देखना है। तो ये आपको पता है कि इन दोनों को इंटरचेंज किया गया है, तो आप थर्ड डिजिट को देख लो ना, थर्ड डिजिट किसका हाईएस्ट है, बस इतना सा देखना है। ऐसा करना ही नहीं था, पहले आप 438 को 834 बनाओगे, 275 को 572 बनाओगे, इंटरचेंज करने के बाद फिर माइनस करोगे, कुछ फर्क ही नहीं पड़ना था उससे। तो दिमाग लगाना है, सही से अप्रोच लगाना है, ये नहीं कि बस जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा। यस, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको ऐसा करना पड़ता है कि जैसा जैसा बोले वैसा वैसा करते जाना है। वो पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट्स के केस में होता है, जहां पर आपको दिमाग लगाना है इन ऐसे क्वेश्चंस में कि आप उनको जल्दी सॉल्व कर सको। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
कहता है इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट इज इंटरचेंज, अगर फर्स्ट और सेकंड डिजिट को इंटरचेंज कर दे देन विच नंबर विल बी सेकंड लोएस्ट, तो सेकंड लोएस्ट नंबर कौन सा होगा। ठीक है, अब यहां से एक चीज फिर से देखो, जैसे पहले में फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करना था, यहां पर फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज करना है। अब एक चीज सोचो, फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज करने का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पर ये 4 3 है, बेसिक मेथड अब मैं यहाँ पर नहीं यूज करने वाली हूँ। ठीक है, वो मैं पहले आपको एग्जाम्पल में इस क्वेश्चन में मैं आपको बता चुकी हूँ, बेसिक मेथड में टाइम लगता है। मैं इसे फिर से नोट करी हूँ, एग्जाम में आपको बिल्कुल भी नोट नहीं करना है ऐसे नंबर को, आपको वो वहां पर क्लियरली मेंशन दिखेगा। ठीक है, वहां पर स्पेस कम है, आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो इसीलिए मैं यहाँ पर नोट कर रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड डिजिट को इंटरचेंज करना है और उसने ये पूछा है कि सेकंड लोएस्ट कौन सा है। अब देखो आपको पता है कि 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, छोटा लोएस्ट हाईएस्ट कुछ भी हो वो डिपेंड करता है इस फर्स्ट डिजिट पर। तो यानी कि आपको ये पता है कि फर्स्ट डिजिट फाइनली कौन सा बनने वाला है, ये सेकंड बनने वाला है ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ इसे ही देखो, सिर्फ और सिर्फ इसे देखो कि सेकंड लोएस्ट कौन सा बनेगा। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर देखो ये आपको मिला 3, यहाँ पर मिला 7, यहाँ पर मिला 2 3 2, सेकंड लोएस्ट चाहिए, यानी कि आपको फर्स्ट और सेकंड लोएस्ट देखना है। तो यहाँ पर 3 7 3 ये सब तो कैंसिल हो गए, क्योंकि आपको यहाँ पर देखो क्या मिला, ये 2 मिला ना, ये 2 और 2, यानी कि अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि सेकंड डिजिट जो है ना वो किसका छोटा है, सेकंड लोएस्ट कौन सा है। आपको अब इसको ऐसा इंटरचेंज नहीं करना 3 4 8 करोगे, ठीक है, 7 2 5 करोगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको सिर्फ ये देखना है कि सेकंड डिजिट देखो किसकी सबसे छोटी है, सबसे छोटी हमें 2 की दिख रही है, सेकंड लोएस्ट बोला है तो 2 2, यानी कि अब आपको बाकी सबको इंटरचेंज नहीं करना, सिर्फ इसी को करना है, इसको और इसको। तो जब इंटरचेंज करोगे तो क्या मिला, 2 5 1 मिला और यहाँ पर क्या मिला 2 1 9 मिला। उसने क्या बोला है, सेकंड लोएस्ट, फर्स्ट लोएस्ट ये होगा, सेकंड लोएस्ट ये होगा, यानी कि कौन सा आपका करेक्ट है, 5 2 1। 5 2 1 जिस ऑप्शन में 5 2 1 दिखे उसे आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। सिंपल सा था, समझाने में टाइम लगता है जब आप खुद से करोगे, ऐसे क्वेश्चन में तो आपको पेन भी नहीं उठाना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। 4 3 8 देखा, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 7 था, 2 था, 3 था, 2 था, तो यानी कि 2 2 वाला देखना है, तो वहां से देख लो आपको, यहाँ पर फिर फर्स्ट डिजिट को देख लो, यहाँ पर 2 2 देखा, फिर फर्स्ट डिजिट को देख लो कि फर्स्ट डिजिट किसका बड़ा है इन दोनों में से, तो जो बड़ा होगा वो आपका आंसर होना था, क्योंकि उसने सेकंड लोएस्ट की बात की है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिलॉग्स के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आना, सबसे पहले सिलॉग्स के क्वेश्चन में जरूरी है कि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता है आजकल पेपर में ओनली फ्यू वाला कॉन्सेप्ट, ओनली वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आता है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट और आइदर और वाला कॉन्सेप्ट ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपको आने ही आने चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कि किस अप्रोच से और क्या गलती स्टूडेंट्स कर सकते हैं सिलॉग्स के क्वेश्चंस को करते टाइम, उसे देखते हैं। देखो स्टेटमेंट में कहता है ओनली अ फ्यू एसएसएम, तो याद रखना है ओनली अ फ्यू में क्या आता है, सम और सम नोट दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं, इसको हमेशा याद रखना है। ठीक है, ओनली अ फ्यू एसएसएम, कुछ एस एम है और कुछ एस डेफिनेटली ऐसे हैं जो एम नहीं होंगे। अब एक और चीज का ध्यान रखो, उसने बोला ओनली अ फ्यू एसएसएम, अगर आपने इसको सिर्फ सम की तरह रिप्रेजेंट कर दिया, सम नोट को रिप्रेजेंट आपने नहीं किया, आपने सोचा कि मैं दिमाग में रखूंगा या रखूंगी और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बट कई बार क्या होता है जब आपके पास आप पेपर करते हैं, इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, आप करते करते भूल जाते हो कि आपने ओनली अ फ्यू एसएसएम देखा था या फिर सम एसएसएम देखा था। अगर आप इस तरीके से नोट नहीं करते कि कुछ एस जो है वो एम में नहीं होगा, तो क्वेश्चन कर देंगे आप गलत। इसीलिए साथ के साथ उसे रिप्रेजेंटेशन, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है सम और सम नोट दोनों की तरह ही करो, ताकि क्वेश्चन में गड़बड़ ना करो। आगे कहते हैं ओनली अ फ्यू एम इज एफ, ओनली अ फ्यू एम इज एफ का मतलब है कि कुछ एफ तो एम है और कुछ एम डेफिनेटली ऐसा है, कुछ एम डेफिनेटली ऐसा है जो एफ में नहीं होगा। आगे कहता है नो एफ इज ए, एफ और ए का कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, अब पूछता है क्वेश्चन में ऑल एस बीइंग एफ इज अ पॉसिबिलिटी, कि पूरा का पूरा एस एफ हो सकता है, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, पूरा का पूरा एस एफ हो सकता है, इसकी वो क्या पूछ रहा है, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, पूरा का पूरा एस जो है एफ हो सकता है, एस और एफ के बीच में कोई एग्जैक्ट रिलेशनशिप आपको दिख रहा है, एस एफ से हमें दूर दिख रहा है, एस और एफ तो हमें आपस में कुछ दिख ही नहीं रहा ना, कुछ भी नहीं दिख रहा है, एस और एफ के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं दिख रहा, तो पॉसिबिलिटी तो उसकी करेक्ट होगी। अब जिसको इस तरीके से नहीं आता क्या करो, पॉसिबिलिटी हटाओ, पॉसिबिलिटी हटाकर
ऑल एस इज एफ, मान लो वो आपसे पूछ रहा है ऑल एस इज एफ, क्या आपको ये यहाँ पर क्या दिख रहा है? ऑल एस इज एफ यहाँ पर दिख रहा है, क्या ये सही है? नहीं, ये हमें दिख रहा है कांट से वाला गलत, क्योंकि एस और एफ के बीच में तो कुछ डायरेक्ट रिलेशनशिप हम एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं नजर आ रहा। तो ऑल एस इज एफ क्या है? कांट से, और कांट से की पॉसिबिलिटी अगर वो पूछता है वो हमेशा सही होती है, पूछी तो उसने पॉसिबिलिटी है तो ये हो जाएगा करेक्ट। फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो करता है। सिमिलरली सेकंड में देखो, सम m इज नॉट a पूछ रहा है, सम m इज नॉट a, ठीक है। अब हमें पता है कि पूरा का पूरा जो f है ना, देखो नो f इज a उसने बोला था, पूरा का पूरा f a से दूर है, और m और f का ये जो पोर्शन है ना ये कॉमन है, तो सम m इज नॉट a ये बिल्कुल सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बोथ कंक्लूजन्स, दोनों ही कंक्लूजन्स हैं, जो दोनों कंक्लूजन्स हैं वो क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। बोथ कंक्लूजन्स फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, दोनों ही फॉलो करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप स्टेटमेंट में कहता है ओनली ERN, ओनली ERN इसका मतलब क्या है? सबसे पहले देखो, ओनली ERN को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑल NRE से, ठीक है। ऑल NRE से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहले हम यही बनाते हैं, ऑल NRE हमने बना दिया। पर अब जो मैं चीज बता रही हूँ ना उसको बहुत ध्यान से करना है। जब इस तरीके से हो तो जो बीच में आता है, आपने ओनली वाला बनाया, रिप्रेजेंट किया ऑल NRE से, और यहाँ पर स्टार मार्क कर दो। स्टार मार्क करने का मतलब है इस N का रिलेशन इस E के अलावा किसी के भी साथ नहीं हो सकता, किसी और कोई एलिमेंट ले ले किसी के साथ नहीं होगा। अगर वो N का रिलेशनशिप किसी और के साथ बताता है, N का रिलेशन अब देख, अब जैसे कि आगे फ्यू ERS, उसने बोला फ्यू ERS, अब यहाँ पर ध्यान देना है, फ्यू का मतलब होता है सम, ओनली अ फ्यू के केस में आपको सम और सम नोट दोनों लेना है, पर सिर्फ फ्यू के केस में आपको सम ही लेना है। तो यानी कि वो कह रहा है सम ERS, तो सम ERS हमने बनाया, ठीक है। कहता है ऑल SRW, पूरा का पूरा S जो है वो क्या है? W है, ये हमने बनाया, ठीक है। अब आपको ये स्टार मार्क किया ना, तो देखो उसने कंक्लूजन में पूछा सम N कैन बी W, मैंने आपको यहाँ पर स्टार मार्क किया, इसका मतलब है इस N का E के अलावा किसी के साथ रिश्ता नहीं होगा, ठीक है। चाहे वो डायरेक्ट रिलेशन हो, चाहे वो पॉसिबल रिलेशन, ना तो पॉसिबल रिलेशन हो सकता है ना ही दूसरा रिलेशन हो सकता है, समझे, ठीक है। तो यहां से ये क्या होगा? गलत होगा। यहाँ पर कैन लगा है, पॉसिबल रिलेशन ना तो पॉसिबल हो सकता है ना ही दूसरा हो सकता है। सिमिलरली पूछता है सम इज W, कुछ EW है, तो ये देखो E और W का ये पोर्शन कॉमन दिख रहा है हमें, ये पूरा W था ये E था, तो सम इज W का ये कॉमन पोर्शन है, ये सही है। यहाँ पर क्या होगा? ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली देखो, इससे पहले ना 2 सेशंस में मैं आपको चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का जो वो अप्रोच है, एक ऐसा मेथड जिसमें आपको दोनों कोड्स को भी एक बार नोट करना पड़ता है और जो वर्ड्स दिए होते हैं जिनकी कोडिंग की गई होती है उनको भी नोट करना पड़ता है। यहाँ पर ये कौन सा क्वेश्चन है देखना पड़ेगा। देखो चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन तो ये है नहीं दिख रहा, देखो कुछ भी सेम नहीं है। ऑल आइटम्स आर नेसेसरी, ओनली अ फ्यू लेफ्ट, हेल्प फॉर अदर्स, कुछ भी यहाँ पर सेम नहीं है, ठीक है। यानी कि चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन तो है नहीं, मिक्स्ड कोडिंग है ये, ठीक है, मिक्स्ड कोडिंग है। तो अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है देखते हैं। अब जरा एक चीज देखो, आपको यहाँ पर मिला ऑल आइटम्स आर नेसेसरी, और एक और चीज देखो, जो कोड दिए गए हैं ना, एक में आपको यहाँ पर मिला एक, देखो एक नंबर तो सभी में है, 3K 5SL 3Q 9DDRQ, नंबर्स तो सभी में है, 3MX 1, यहाँ पर तो एक अकेला नंबर आया, इसके साथ में कोई लेटर आया ही नहीं। 3D 3DS 3DO 3N 5STR, ठीक है, ये मिला हमें, सभी में हमें नंबर मिला, पर देखो किसी में हमें एक लेटर मिल रहा है, इसमें हमें 2 लेटर्स मिल रहे हैं, इसमें देखो 4 लेटर्स मिल रहे हैं, इसमें देखो 5SDR में 3 लेटर्स मिल रहे हैं, यानी कि कुछ तो क्वेश्चन में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो हम देखते हैं। अब क्योंकि देखो सभी में ना नंबर तो दिया ही गया है, सभी में नंबर है, अभी हमें ये नहीं पता लेटर्स का ढूंढना, अगर आप स्टार्टिंग में लेटर का ढूंढोगे तो हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो, पहले नंबर का देखो क्योंकि नंबर सभी में है, ठीक है। अब देखो 3 5 3 9 ये मिला फर्स्ट में, तो एक बार देखो ऑल में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, ठीक है। आइटम्स में देखो कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स, यानी कि 5 लेटर्स हैं। आर में देखो 3 लेटर्स हैं, नेसेसरी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 लेटर्स हैं, इसमें 3 लेटर्स हैं, इसमें
5 लेटर्स हैं और इसमें 3 लेटर्स हैं, तो हमें यहाँ से क्या दिखा, ये सेम है 3 5 3 9, पर कंफर्म करना है हमेशा, और कंफर्म करना है किसी और सेंटेंस से हमेशा। ऐसा नहीं कि आपको ऐसा दिखा और उसको ऐसा ही बना दोगे। अब जैसे कि आपको मिला यहाँ पर ओनली अ फ्यू लेफ्ट, ठीक है। अब जरा देखो ओनली में कितने लेटर्स हैं, 4 लेटर्स हैं। ए में 1 लेटर है, फ्यू में 3 लेटर्स हैं, लेफ्ट में 4 लेटर्स हैं। अब यहाँ पर तो देखो 3 1 3 3, ये तो कुछ गड़बड़ है ना। ऊपर वाले में तो हमें सभी का मिला 3 5 3 9 एज इट इज, जितने जितने नंबर ऑफ लेटर्स थे वो मिले, पर यहाँ पर तो नहीं मिले। एक बार इसमें चेक कर लेते हैं। हेल्प फॉर अदर्स में देखो, हेल्प में कितने हैं, 4 हैं, यहाँ पर कहीं पर 4 नहीं मिला। 4 में 3 है, 3 तो हमें 2 जगह मिला है। अदर्स में कितने, 1 2 3 4 5 6, अदर्स में आपको 6 लेटर्स मिले, यहाँ पर 6 नहीं मिला। तो यहाँ से ये क्या चक्कर है, देखो हमें 6 नहीं मिला, हमें क्या नहीं मिला, हमें एक तो 6 नहीं मिला है, हमें 6 नहीं मिला, 4 नहीं मिला, हमें 3 मिल, यानी कि देखो पहले सेंटेंस में ना, फर्स्ट सेंटेंस में हमें जितने भी हमें वर्ड्स मिले थे उनमें जो नंबर ऑफ लेटर्स थे वो थे ऑड, वो एज इट इज आए। यहाँ पर 6 ना मिलके हमें 5 मिला। हेल्प की जगह, हेल्प के लिए हमें 4 नहीं मिला, हमें यहाँ पर मिला 3 2 जगह पर। 4 का तो चलो आना ही 3 था 4 के लिए, तो हेल्प का हमें 3 मिला। यानी कि अगर आपके नंबर ऑफ लेटर्स इवन है तो उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया गया है। अब समझ में आया। इसीलिए हमेशा याद रखना है, आपको कंफर्म जरूर करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक फर्स्ट सेंटेंस उठाया उसमें से आपको पता चल गया, कंफर्म करने के लिए सेकंड थर्ड सेंटेंस में से कोई ना कोई वर्ड हमेशा उठाना चाहिए आपको। तो यहाँ से हमें नंबर का लॉजिक क्या समझ में आया, देखो आपका जो नंबर है उसका लॉजिक ये है, अगर जो आपका वर्ड दिया गया है उसके नंबर ऑफ लेटर्स उस पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ लेटर्स क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स अगर इवन है तो उस केस में आपको जितने टोटल नंबर ऑफ इवन लेटर्स होंगे माइनस का 1 करना है, और अगर आपके नंबर ऑफ लेटर्स ओड है तो वो एज इट इज रहेगा, उसमें कुछ नहीं करना, एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो नंबर का लॉजिक तो हमें समझ में आया। अब हम देखते हैं बाकियों का। नंबर का लॉजिक समझ में आ गया है, बाकियों का लॉजिक देखते हैं। अब देखते हैं कि इसका क्या लॉजिक है। अब एक चीज देखो, फर्स्ट सेंटेंस में हमें समझ में आया, देखो मैं इसे ना नीचे नोट कर लेती हूं। ऑल 3 एलिमेंट्स है, 3 लेटर्स है, तो 3 यहां पर हमें मिला 3K और 3Q। ऑल और आर हमें पता है ना, ऐसा ऑल और आर इन दोनों के लिए 3 यूज किया गया है। ठीक है, अब जरा देखते हैं 3K और 3Q इनमें से किसी का होगा। ऑल और आर इन दोनों में ही 3K 3Q किसी ना किसी का होगा, या तो ऑल का होगा 3K 3Q या फिर आर का होगा। अब जरा देखो यहाँ पर एल, देखो हम लोग इसे यहाँ पर करते हैं 3K और 3Q है। ठीक है, अब जरा देखो ऑल में ये K कैसे आ सकता है, या फिर आर में ये K कैसे आ सकता है। एल के जस्ट पहले के आता है, एल के जस्ट पहले के आता है, यानी कि एल की जो प्लेस वैल्यू होती है उसमें -1 करेंगे। अब एल सेकंड है और थर्ड है, हमें ये पता है। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। आर है, आर में ये आर का के साथ रिलेशन देखो, आर के साथ में ऐसा ई के साथ में ई का नेक्स्ट एफ होता है, ई से पहले डी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ए का नेक्स्ट बी होता है, आर से पहले क्यू आता है। ठीक है, आर से पहले क्यू आता है ना, तो कुछ ऐसा दिख रहा है हमें, कुछ ऐसा हो सकता है। हम लोग क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं। अभी तक हमने देखा कि इसका जो बीच वाला लेटर है उसमें से हमने क्या किया, उसका 1 माइनस कर दिया, तो यहाँ पर आया के, यहाँ पर हमने आर का 1 माइनस कर दिया, आया क्यू, बीच का लेटर। ठीक है, अभी हम बाकियों में से इसे देखते हैं कि ये क्या लॉजिक है। पूरा लॉजिक तो अभी भी नहीं समझ में आया ना। आइटम्स देखो, आइटम्स कितने, 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स हैं। नंबर ऑफ लेटर्स ओड है तो 5 एज इट इज। ठीक है, और हमें पता है 5 तो यहाँ पर दिख रहा है, तो एस और एल होने वाला है। अब यहाँ पर 2 लेटर्स आए हैं, 2 लेटर्स आए हैं। अब जरा देखो वहां पर हमने देखा जो बीच का लेटर था, यानी कि सेकंड लेटर, 3 लेटर्स थे, 1 2 3, 3 लेटर्स थे, तो सेकंड लेटर यूज किया। यहाँ पर सेकंड लेटर यूज किया हमने टी, तो टी के जस्ट पहले क्या आता है, एस ही तो आता है। फिर उसके बाद एल, एल किससे पहले आता है, एम से पहले आता है, तो एम हमें मिला यहाँ पर। तो क्या समझ में आया, यहाँ से एक चीज समझ में आई, आइटम्स में टोटल 5 लेटर्स थे, 1 2 3 4 5, तो अल्टरनेट, पहले को छोड़कर दूसरा, तीसरे को छोड़कर चौथा, सेकंड और फोर्थ लेटर जो है ना उसका
प्लेस वैल्यू में 1 घटा दो, वो जिस लेटर की होती है वो इन्होंने यहाँ पर यूज किया है। फिर भी कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेसेसरी वर्ड उठाते हैं। एक बार यहाँ पर नोट कर लेते हैं ताकि भूल ना जाए। देखो नोट कर लेते हैं हमने जो यहां पर किया है, अल्टरनेट जो लेटर्स है ना उनकी प्लेस वैल्यू, अल्टरनेट लेटर्स की प्लेस वैल्यू में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। उसकी प्लेस वैल्यू में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, जिस अल्फाबेट की वो प्लेस वैल्यू होती है ना एक कम करके, वो यूज किया गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसे कंफर्म करते हैं। ऐसा हमने देखा है, एक बार कंफर्म करते हैं, करना जरूरी है ना। अब हमारा फर्स्ट सेंटेंस में ना नेसेसरी बचता है, एक बार वहां से कंफर्म कर लेते हैं। नेसेसरी का कंफर्म करते हैं। अब देखो नेसेसरी ये है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, और हमें पता है ये हमें दिया ही हुआ है डी डी आर क्यू, डी डी आर क्यू। ठीक है, तो अब अल्टरनेट लेटर्स देखने हैं फर्स्ट को छोड़कर। ठीक है, अल्टरनेट लेटर्स देखने हैं फर्स्ट को छोड़कर, यानी कि सेकंड फोर्थ इस तरीके से। तो सेकंड लेटर है ई, यहाँ पर फोर्थ लेटर है ई, ई से जस्ट पहले डी ये आया हुआ है। फोर्थ लेटर देखो ये सेकंड था, इसको काट दिया, सी का ई का देखा, फिर सी को काट दिया, ई का फिर से देखेंगे। ठीक है, ये ई था तो ई से जस्ट पहले डी आता है, फिर एस को नहीं देखेंगे, फिर इस एस को देखेंगे तो एस से जस्ट पहले क्या आता है, आर ही तो आता है। ठीक है, फिर इसको हटाएंगे, फिर क्या आता है आपका, आर आता है, आर से जस्ट पहले क्या आता है, क्यू ही तो आता है, वाई को फिर काट देंगे। तो ठीक है, यानी कि हम जो सोच रहे थे अल्टरनेट लेटर्स की प्लेस वैल्यू में से 1 सब्ट्रैक्ट किया गया है, अल्टरनेट लेटर्स की प्लेस वैल्यू में से 1 सब्ट्रैक्ट, यानी कि जस्ट पहले वाला लेटर आ जाएगा। फिर से अगर आप कंफर्म, देखो अब यहां तक तो हो चुका है, अगर आपको फिर से कंफर्म करना है तो आप कर सकते हो। अब जैसे कि यहां पर आपको एक अकेला 1 मिला, ये 1 मिला ना, तो ये 1 किसका है, एक लेटर तो हमें ए में दिख रहा है। अब ए में अल्टरनेट लेटर का कुछ है नहीं, क्योंकि अल्टरनेट ये कहां से ले रहे हैं, सेकंड फोर्थ सिक्स्थ इस तरीके से ले रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड लेटर तो इसमें है ही नहीं, एक ही लेटर है, इसीलिए ये अकेला 1 आया, इसके साथ में कोई लेटर नहीं आया। ठीक है, फिर से अगर आपको कंफर्म करना है अदर्स से कंफर्म कर लो। अदर्स में देखो 1 2 3 4 5 6 6 लेटर्स हैं। अब 6 लेटर्स है, नंबर ऑफ लेटर्स इवन है, तो उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है, नंबर के लिए 5 आया, यानी कि अदर्स का है 5STR, OTHERS। ठीक है, ये है अदर्स है। अब आपको क्या करना है, 5 आ गया। ठीक है, क्योंकि 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, नंबर ऑफ लेटर्स जो थे वो इवन थे, तो अब यानी कि इसका नहीं चेक करना, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ इसका नहीं करना, बाकी इन सबका करना है। टी से जस्ट पहले कौन सा लेटर आता है, देखो टी से जस्ट पहले ऐसा आता है, ई से जस्ट पहले क्या आता है, डी आता है, एस से जस्ट पहले क्या आता है, आर आता है। तो 5SDR, देखो 5SDR ही तो है, सही है ना। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि यहाँ पर क्या लॉजिक है। अब उसने आपको क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, व्हाट विल बी द कोड ऑफ अफिक्स इन मोटर। ठीक है, पूछ रहा है वो आपसे, उसने आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल बी द कोड ऑफ अफिक्स इन मोटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। आई होप कि आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, जितने अप्रोचेस और कुछ एक क्वेश्चंस के थोड़े से ट्रिक्स बताए हैं जिससे आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि वो सीरीज वाला क्वेश्चन था। ठीक है, जिसमें आपको लेटर्स, नंबर, सिंबल्स का कॉम्बिनेशन मिला था, वहां पर मैंने आपको बताया राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन मिले तो सब्ट्रैक्ट करना है नंबर्स को, और अगर राइट लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन मिले तो आपको ऐड करना है। ठीक है, सिमिलरली मैंने उसके बाद आपको नेक्स्ट सीरीज नंबर सीरीज का क्वेश्चन था, जिसमें आपको मैंने बताया था कि अगर वो इस तरीके से बात करता है, फर्स्ट थर्ड को इंटरचेंज कर दो, सेकंड थर्ड को इंटरचेंज कर दो, और उसके बाद ये पूछता है कि कौन सा नंबर हाईएस्ट होगा लोएस्ट होगा, तो वो आपको करने की जरूरत नहीं है, वो आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन के साथ ही उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं बिना पेन उठाए। ठीक है, तो आई होप आज के सेशन में जितना भी किया आप सभी को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।